वेलकम टू द वेब सीरीज़ योर साइक फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निकोटीन एडिक्शन। निकोटीन को टोबैको भी कहा जाता है, टोबैको एडिक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे तंबाकू की सेवन के बारे में, उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में। तो अगर हम टोबैको या निकोटीन को देखें तो ये बहुत ज़्यादा हमारे समाज में प्रेवलेंट है और इसके काफ़ी डेडली और कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं इस नशे की वजह से। कई बार क्या होता है, तंबाकू लेने की वजह से लोगों को बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं आती है और उससे कोई ज़्यादा परेशानी उनको शुरू शुरू में महसूस नहीं होती है, तो उसका सेवन करते चले जाते हैं और वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते हैं कि इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, जब तक कि उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। जैसे कि उनको दिल का दौरा नहीं आता है या कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती या पेट की बीमारी नहीं होती है, तब तक वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। लेकिन आगे जाकर के जब उनके अंदर ये बीमारी बढ़ती है या तंबाकू के सेवन की वजह से उनको नुकसान होना शुरू होता है, तब वो जाकर के तंबाकू छोड़ने का प्लान करते हैं। तो आज के हम लेक्चर में यही देखेंगे कि किस तरीके से बीमारी होती है और क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे इसको हम छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी की, हमारे समाज में कितना ज़्यादा तंबाकू का सेवन होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है कि तकरीबन 1 बिलियन लोग जो है तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं पूरी दुनिया में। 1 बिलियन का मतलब तकरीबन 100 करोड़ लोग, तो 600 करोड़ 700 करोड़ अगर आबादी है पूरी दुनिया की, तो ये 100 करोड़ लोग उसमें तंबाकू का सेवन करते हैं। और इसमें अगर WHO का ही एस्टिमेट है कि तंबाकू के सेवन की वजह से तकरीबन 3 मिलियन लोग, तकरीबन 30 लाख लोग जो है हर साल मरते हैं। और अगर हम अपने कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो WHO का 2018 का डेटा है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 26.68 करोड़ जो है लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेशो है। 1/5 आबादी जो है तकरीबन तंबाकू का सेवन करती है हमारे इंडिया के अंदर। अगर हम 15 साल से ऊपर के लोगों की बात करें कि जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, अगर उसमें हम तंबाकू का सेवन का अगर हम रेशो देखें तो तकरीबन 28.6% लोग जो हैं तंबाकू का सेवन करते हैं। उसमें मेल्स जो हैं वो रिलेटिवली फीमेल से ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें तकरीबन उनका रेशो है 42.4% और फीमेल्स का है 14.2%। अगर हम स्मोकलेस मतलब कि जो तंबाकू खैनी, पान या सुरती के फॉर्म में जैसे बना करके आपने देखा होगा लोग खाते हैं, अगर हम उसकी बात करें कि कितने % लोग उसका सेवन करते हैं, तो तकरीबन टोटल 25.7% लोग जो हैं स्मोकलेस टोबैको का यूज़ करते हैं। इसमें भी मेल्स का रेशो ज़्यादा है, 29.6% जो है मेल्स का रेशो और फीमेल्स का 12.8% रेशो है। अगर हम स्मोकिंग के फॉर्म में बात करें टोबैको यूज़ का, तो उसमें मेल्स में जो है 19% रेशो है और फीमेल्स में जो है 2% रेशो है। अगर हम टोटल देखें तो 10.7% इसका रेशो है। तो स्मोकलेस टोबैको का सेवन ज़्यादा होता है। स्मोकर्स जो होते हैं, जो स्मोकिंग के फॉर्म में टोबैको का यूज़ करते हैं, वो रिलेटिवली कम है, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखें तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 28.6% है। अगर हम बच्चों में देखें कि जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो इस्तेमाल करते हैं तंबाकू का, तो उसमें भी आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि तकरीबन 14.6% आबादी जो है बच्चों में भी टोटल 15 साल से कम की उम्र में सेवन करती है। उसमें मेल्स जो है 19% है और फीमेल्स जो हैं 6% है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा डेटा है कि भाई इतनी बड़ी आबादी बच्चों की भी जो है हमारे कंट्री के अंदर सेवन करती है। अगर हम मीन एज ऑफ ऑनसेट की बात करेंगे, कितनी उम्र में जो है तंबाकू का सेवन बच्चे लोग शुरू कर देते हैं, तो 18 ईयर्स की जो एज है एक देखी गई है कि 18 ईयर्स के आसपास जो है तंबाकू का सेवन ऑन एन एवरेज लोग शुरू कर देते हैं। अगर हम पूरा ओवरऑल डेटा देखें कि भाई स्मोक टोबैको और स्मोकलेस टोबैको किस में ज़्यादा है, तो मेल्स में जो है यूजेज जो है टोबैको का ज़्यादा है रिलेटेड टू फीमेल्स में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो आपको रेशो में भी पता चलता है पॉपुलेशन में कि फीमेल्स जो है रिलेटिवली कम यूज़ करती हैं तंबाकू का बनिस्बत मेल्स के। तो ये एक एपिडेमियोलॉजिकल डाटा था जो हमारे समाज में बताता है कि कितना ज़्यादा तंबाकू का यूज़ होता है, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में लोगों को परेशानी होती है। अगर हम न्यूरोफार्माकोलॉजी की बात करें कि तंबाकू का सेवन करने के बाद क्या होता है हमारे शरीर में और दिमाग में, तो तंबाकू टोबैको के यूजेज के बाद जो है एक निकोटीन जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करना शुरू कर देता है और एक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं जिसका एक सब टाइप होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इसमें जाकर के वो अटैच होता है, अपना इफेक्ट दिखाता है।
तो जब भी कोई इंसान तंबाकू का सिगरेट का सेवन करता है तो 25% जो उसमें से निकोटीन होता है वो फ़ौरन 15 सेकंड के अंदर हमारे ब्रेन में जा कर के अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। हर 2 घंटे के बाद जो है तंबाकू की निकोटीन की हाफ लाइफ जो है वो कम होने लगती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, तो उसका लेवल जो है डिक्रीज़ करने लगता है। तो तंबाकू का सेवन करने के तलब फिर से होती है और वो इंसान को दोबारा जो है या स्मोक करना पड़ता है या फिर तंबाकू खाना पड़ता है। तो वो एक साइकिल बन जाता है जिससे बार बार वो उसको यूज़ करता रहता है। अगर हम मेडिकल साइंस के थ्रू समझे तो निकोटीन जो है एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पैदा करता है। एक दिमाग का एक एरिया होता है जिसको वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहा जाता है, मिड ब्रेन में होता है, और उसको जब भी कोई इंसान निकोटीन लेता है, तंबाकू लेता है, निकोटीन फिर उसके दिमाग में जाके वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में काम करना शुरू करता है, तो उससे जो है डोपामिन रिलीज होता है। एक न्यूक्लियस एक्कम्बेंस करके एक एरिया होता है वहाँ पे जा करके, तो उससे उसको प्लेजर महसूस होता है, उसको खुशी मिलती है। तो वही एक साइकिल बन जाता है जिसको वो बार बार अपनी लाइफ में उस तंबाकू के सेवन से चलाता रहता है। तो अगर देखा जाए तो यही साइकिल को हमें ब्रेक करना होता है ट्रीटमेंट के टाइम पे। अगर हम देखें कि और क्या होता है तो नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये जो है रिलीज़ होते हैं तंबाकू के सेवन के टाइम पे, और वैसोप्रेसिन, बीटा एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल, ये भी कुछ हार्मोन्स हैं जो कि एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और तंबाकू के सेवन के बाद में। तो ये एक न्यूरोफार्माकोलॉजिकल है जो तंबाकू के यूजेज के बाद में होती है हमारे अंदर। और इसके बाद अगर हम देखेंगे डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं कि भाई कोई इंसान अगर तंबाकू का सेवन कर रहा है तो वो बीमार है कि नहीं है, तो उसको कैसे देखा जाए। तो जैसे कि मैंने सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के पहले बताया था कि एक्यूट इंटॉक्सिकेशन होता है, हार्मफुल यूज़ होता है, डिपेंडेंस होता है और विथड्रॉल होता है। ये मेन जो चीज़ें होती हैं देखने में होती हैं कोई भी नशे की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। तो तंबाकू के सेवन में भी एक्यूट इंटॉक्सिकेशन होता है, तो जिसमें जो है क्लियर एविडेंस होता है कि भाई हाँ उसने ये नशा लिया है। जो लक्षण होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो नशे के समझ में आते हैं तंबाकू सेवन करने के बाद में पता चलता है। किसी और नशे की वजह से, सेवन की वजह से या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से ये लक्षण तो नहीं आ रहे, ये देखना होता है। और कोई डिसफंक्शनल बिहेवियर कोई पैदा हो रहा है तो वो भी उसको जो है हमें देखना होता है कि हाँ भाई वो नशे के बाद में तो नहीं हो रहा। तो ये चारों चीज़ें देखने के बाद ही हम बता सकते हैं किसी को एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो तंबाकू के यूजेज में जो है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, तो जिसमें इंसोम्निया, बिज़ायर ड्रीम्स, लेबिलिटी ऑफ मूड, डीरियलाइजेशन एंड इंटरफेरेंस विद पर्सनल फंक्शनिंग। इंसोम्निया मतलब नींद में कमी आना, बिज़ायर ड्रीम्स मतलब अजीब से रात में सपने आना, लेबिलिटी ऑफ मूड मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना है, बहुत जल्दी उदासी हो जाना, डीरियलाइजेशन आसपास के वातावरण को रियल ना समझना, और पर्सनल फंक्शनिंग में परेशानी होना। तो ये 5 लक्षण जो है हमें देखने को मिलते हैं एक्यूट इंटॉक्सिकेशन ऑफ निकोटीन में। अगर हम साइंस की बात करेंगे, जो लक्षण जो है मरीज़ बताता नहीं लेकिन हमें देखने को मिलता है, वो है नॉसिया, वॉमिटिंग, उल्टी सा महसूस होता है, उल्टी होता है, स्वेटिंग, पसीना बहुत आता है, टैकीकार्डी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कार्डियक एरिथमिया मतलब दिल की धड़कन में बदलाव आ जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ये लक्षण जो है साइंस के फॉर्म में हमें मिलते हैं एक्यूट इंटॉक्सिकेशन ऑफ निकोटीन में। अगर हम उसके बाद देखें एक्यूट इंटॉक्सिकेशन का हार्मफुल यूज आता है, डिपेंडेंस सिंड्रोम आता है, जिसको मैं बताऊंगा नहीं, ये मैंने पहले बता दिया था सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के मेन फर्स्ट वीडियो में। तो वही क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए कि निकोटीन का हार्मफुल यूज़ है या फिर डिपेंडेंस है। अगर हम विथड्रॉल की बात करें कि तंबाकू बंद करने के बाद में क्या हुआ है या निकोटीन विथड्रॉल है कि नहीं है, तो उसके अंदर भी हमें कुछ सिम्टम्स देखने को आते हैं जो मरीज़ बताता है या फिर साइंस हम देखते हैं मरीज़ के अंदर। तो अगर हम उसमें बात करें तो क्रेविंग ऑफ टोबैको, तंबाकू की तलब लगना, वीकनेस लगना, घबराहट, एंजाइटी होना, डिस्फोरिक मूड रहना, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस होना, इंसोम्निया, नींद ना आना, इंक्रीज एपिटाइट, भूख ज़्यादा लगना, खांसी होना, मुंह में छाले होना या डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे लक्षण हमें जो है निकोटीन विड्रॉल में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लक्षण अगर हमें मिलते हैं तो हम डायग्नोस कर सकते हैं विड्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इस क्राइटेरिया से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई मरीज़ को कौन सी वाली कैटेगरी में हमें रखना है जब भी आकर के हमें कुछ लक्षण इस तरह से बताता है तंबाकू से रिलेटेड। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि भाई क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं तंबाकू के यूजेज में, तो तंबाकू जो एक बिहेवियर में जो है एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट पैदा करता है हमारे दिमाग के अंदर, जिससे वजह से हमारा अटेंशन इंप्रूव होता है, लर्निंग हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा रिएक्शन टाइम इंप्रूव करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कुछ टाइम के लिए जो है इंप्रूव करती है। तो ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं एक्यूट उस टाइम पे जब इंसान तंबाकू का सेवन करता है, शुरू करता है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें कि इसके
बुरे लक्षण क्या है, मतलब बुरी बात क्या है तंबाकू की, तो उससे जो है तंबाकू एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक एल्कलॉइड होता है, जो 60 मिलीग्राम की मात्रा में अगर किसी मरीज़ के अंदर जाए तो उससे जो है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तक हो सकता है मरीज़ को। और एक जो तंबाकू जब इंसान सिगरेट के फॉर्म में सेवन करता है, तकरीबन 0.5 मिलीग्राम उसके अंदर जो है जाता है निकोटीन, जब भी कोई इंसान तंबाकू का सेवन करता है एक स्मोकिंग सिगरेट के फॉर्म में। तो ये जो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा मात्रा में सिगरेट एक दिन में पी लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है जो कि हमें समझना ज़रूरी है, जो कि स्मोकर्स को खास तौर पे समझना चाहिए, तंबाकू खाने वालों को समझना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की बात करें निकोटीन एडिक्शन की, तो मरीज़ जो भी नशे की तंबाकू की सेवन के साथ आता है तो बताता है कि भाई मुझे नशा छोड़ना है, तो सबसे पहले उसका एक क्विट डेट डिसाइड करते हैं कि तुम्हें किस दिन नशा छोड़ना है ये आप डिसाइड करो। तो विद इन 5 डेज 7 डेज या 10 डेज़ के अंदर हम एक डेट डिसाइड करते हैं कि इसके बाद हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, और उसके बाद जो है फॉलोअप करते हैं कुछ दिनों बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद तंबाकू के छोड़ने के क्विट डेट के बाद में, और फिर चेक करते हैं कि मरीज़ ने दोबारा कहीं लेना शुरू तो नहीं कर दिया है। इसमें रिलैप्स बहुत जल्दी होता है, मरीज़ बहुत जल्दी जो है तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देता है। इसी के लिए रेगुलर फॉलोअप पे जल्दी जल्दी बुलाया जाता है कि कहीं मरीज़ दोबारा से रीस्टार्ट तो नहीं कर दे रहा है सेवन का। तो क्विट डेट के बाद जो है फ्रिक्वेंटली बुलाया जाता है मरीज़ को, चेक किया जाता है कि मरीज़ ने तंबाकू छोड़ रखा है कि नहीं। अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दवाइयाँ हैं जो तंबाकू को छोड़ने में बिल्कुल हेल्प करती हैं। तो इसमें 2 प्रकार की मेडिकेशंस का हम यूज़ करते हैं। एक होता है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ में लॉजेंजेस का, गम्स का और इनहेलर्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हम तकरीबन 6 से 12 हफ्ते तक मरीज़ को देते हैं और डोज कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना मात्रा में उसको देना है मरीज़ को, और उसके बाद जो है उसको फिर बंद कर दिया जाता है 12 हफ्ते के बाद में। उसके बाद बार बार हमें फॉलोअप करना होता है कि मरीज़ कहीं दोबारा से उसका सेवन तो नहीं कर रहा। साथ में अटैच करते हैं हम बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी या दूसरी जो साइकोसोशल थेरेपीज़ हैं उसके रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए। अगर हम और दूसरी मेडिकेशंस का बात करें तो नॉन निकोटीन मेडिकेशंस भी आती हैं जिनसे जो है तंबाकू का सेवन करने का तलब जो है ख़त्म हो जाता है, जिसमें बिप्रोपियोन एक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ किया जाता है, वार्निकलाइन एक दूसरी दवाई है जिसका यूज़ किया जाता है, और एक नॉरट्रिप्लिन है जो कि सेकेंड लाइन है। जब बिप्रोपियोन और वार्निकलाइन नहीं काम करते, नॉरट्रिप्लिन भी हम यूज़ कर सकते हैं तंबाकू की क्रेविंग ख़त्म करने के लिए। अगर हम साइकोसोशल थेरेपीज़ की बात करें तो बिहेवियर थेरेपी जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, और उसके बाद स्किल ट्रेनिंग कराते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए कि भाई हाई रिस्क सिचुएशन जो होती है उससे कैसे मरीज़ अपने आप को रोके। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स के साथ में अगर वो जा रहा है तो स्मोकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, कोई स्पेसिफिक जगह पे जा रहा है तब उसको जो स्मोकिंग के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ से वो अपने आप को कैसे जाने से बचे या कैसे अपने आप को कंट्रोल करे उस थॉट को कि भाई मुझे तंबाकू लेना है। इस तरीके से अगर हम मरीज़ को टीच करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो है मरीज़ पूरी तरीके से तंबाकू छोड़ भी देता है। अगर हम बात करें प्राइमरी केयर प्रिवेंशन की, तो इसमें टोबैको यूज़ इंसान शुरू ही ना करे, इस तरीके से हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए और बताना चाहिए, ख़ासतौर पे बच्चों को और एडोलसेंट एज ग्रुप के लोगों को कि भाई आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है या उससे बचना है, ताकि आप इस तरह के एडिक्शन में फंसे ही नहीं आगे जा करके। तो हमारा फोकस इसी पे रहता है, और उसमें भी हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, जैसे कि फैमिली में कोई इंसान तंबाकू का यूजेज करता है तो बच्चे उनसे सीख सकते हैं, पेरेंटल काउंसलिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स को जो है निकोटीन एडिक्शन है तो भाई बच्चों को इस तरीके से दूर रखा जाए उनसे, और उनको एक्सपोजर दिया जाए, तो जो है वो तंबाकू के सेवन में नहीं फंसेंगे। अगर उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो करते हैं तंबाकू का सेवन, वो अगर उनसे किस तरीके से हमें बचाव करना है तो बच्चों को जो है एक्सपोजर ही नहीं हो पाए इस चीज़ का, तो रिस्क असेसमेंट करके भी हम जो है काउंसिल कर सकते हैं लोगों को कि भाई आपको इस बीमारी से दूर रहना है। उसके बाद बिहेवियरल काउंसलिंग भी होती है, जैसे कि कुछ लोगों के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, प्रिंट मटेरियल्स दे सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं, इससे भी बताते हैं भाई कि तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अगर करना भी है तो जल्दी अगर आप उसको छोड़ दें तो बेहतर है आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम प्राइमरी केयर प्रिवेंशन में यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे टारगेट करके भी हम उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेन हमारा जो बचाव होना चाहिए वो बच्चों और एडोलसेंट्स एज ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग की बात करें तो इसमें
सबसे ज़्यादा जो हमें कॉमन देखने को मिलता है वो डेथ होता है कि भाई डेथ जो है सबसे एक अल्टीमेट थिंग है कि जो टोबैको यूजेज की वजह से हो रहा है। इसमें भी प्री मैच्योर डेथ जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और तकरीबन 4 लाख लोग जो इंडिया के अंदर टोबैको यूज़ की वजह से जो है प्री मैच्योरली जिनकी डेथ हो जाती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं एवरी ईयर मरते हैं टोबैको यूजेज की वजह से, जो टोटल 9.5% ऑफ ऑल डेथ में जो है डेटा पाया गया कि तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं तंबाकू के सेवन की वजह से मर रहे हैं। अगर मोस्ट कॉमन कॉज देखें कि भाई टोबैको के से होता क्या है ऐसा जिसकी वजह से जो है लोगों की डेथ होती है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है, जो उसमें डेटा मिलता है कि 48% लोगों को जो है होता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर उसके बाद में देखें तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं तंबाकू के यूजेज में, उसमें 23% लोगों की डेथ होती है जिसमें जो जिसके पीछे कारण जो होता है टोबैको होता है। तो इससे हमें ओवरऑल ये देखने में आया है कि भाई कितना ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं टोबैको के यूजेज की वजह से, जिसको हम पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान तंबाकू का सेवन नहीं कर रहा है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको लिवर उसको जीआई ट्रैक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर से बचेगा। ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस को जो है हम बचा सकते हैं। अगर हम च्यूइंग फॉर्म में देखेंगे भाई टोबैको के च्यूइंग की वजह से क्या होता है, तो ओरोफेरेंजियल जो कैंसर होते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं जो कि स्मोकलेस टोबैको की वजह से होते हैं और जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सारे टोटली प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, हम रोक सकते हैं अगर हम तंबाकू का सेवन पूरे तरीके से छोड़ दें तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें सबसे बेस्ट अगर आप पूछें कि भाई इसमें किस तरीके से प्रिवेंशन हो सकता है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई रिस्क असेसमेंट करें और फिर जहाँ पे लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को दूर करें उस चीज़ से और उससे उनको समझाएं कि भाई इसको ख़त्म करना या रोकना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है हम आगे जा कर के एक नॉन टोबैको कम्युनिटी बना सकते हैं और फिर अपने आने वाले बच्चों को और आने वाले समय में जो है टोबैको फ्री हो सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ये अवेयरनेस जितने ज़्यादा लोगों तक आप फैला सकते हैं उसको फैलाइए। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।